नमस्कार, स्वागत है आप सब लोग का टारगेट ऑन इंजीनियर्स पर। मैं गिरजेश कुमार तिवारी आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने सेकेंड चैप्टर तक की थ्योरी कंप्लीट कर ली है। सेकेंड चैप्टर की थ्योरी और उसके बीच में हम सब लोग ने प्रैक्टिस भी किया। फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों हो चुका है, तो काफ़ी कुछ डिटेल में हम सब लोग ने क्लासेस की हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में भी आपको आया होगा। अब अगला हम सब लोग आज सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप डिटेल में कर चुके हैं। तो फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी को हम सब लोग अभी आगे देखने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वही आपको डिस्कस किया गया। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर ले उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो प्रैक्टिस आपको वही नहीं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो मैन की यहाँ बात नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट की बात है। तो आप सब लोग जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्शन आएगा और उतना इजिली उतने कम समय में एक्यूरेट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कम समय में एक्यूरेसी मतलब टाइम एंड एक्यूरेसी आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ध्यान रखिए, उतने ही कम समय में आप सब लोग कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट क्वेश्चन कर पाएंगे, इसीलिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। अदरवाइज कॉन्सेप्चुअल अगर आपको क्लियरिटी है तो कोई भी नया क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं, और आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। पर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो समय थोड़ा बच जाएगा और क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला द पॉइंट, कोई पॉइंट, ठीक है भाई, देखते हैं द पॉइंट थ्रू व्हिच होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट। होल वेट, होल वेट ऑफ द, जब वेट की बात आएगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और अगर होल मास की बात आता है तो सेंटर ऑफ मास, अगर आपका इरिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन, कोई भी पोजीशन हो, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी रख दें, सेंटर ऑफ क्या हो गया? ग्रेविटी इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर टोटल या होल वेट, संपूर्ण भार उसका कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे रख देने पर वो क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगला द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, जैसे मान लीजिए साइड क्या है? ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये 60 डिग्री होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पे एक गारंटी है कि इस हाइट का 1/3 होगा। तो पहले ये हाइट तो निकालें, पहले ये हाइट तो निकालें। तो ये हाइट निकालने के लिए आप बताइए, अगर ये ए है तो ये क्या होगा? ये होगा ए कॉस, तो इतना हो जाएगा पास, तो एक साइन 60 होगा और ये दूरी होगी a√3/2। अगर ये a है तो ये दूरी होगी a√3/2 और यहां से ये डिस्टेंस जो होगा a√3/2 का 1/3, तो यहां से आ जाएगा a/2√3 फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द बेस, और a/√3 फ्रॉम द टॉप। तो फिर से अब देखिए कितना आसान आसान अपने से ही सारे क्वेश्चन। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड क्या है? ए है, और हमें क्या बताना है? इसका सेंट्रॉइड, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ईच साइड ए, हर एक साइड क्या है? ए, फ्रॉम एनी ऑफ द थ्री साइड। तो यहां से, अच्छा यहां से भी देखें तो वही डिस्टेंस होगी। तो हम पहले यहां से एनी ऑफ द थ्री साइड में पहले ये हाइट निकालें। हाइट आ गया ए, अगर ये पास है तो कॉस है, तो ये साइन होगा a sin 60, और sin 60 का मान √3/2 होता है, उसका 1/3, क्योंकि ये होता है h/3। यहां पर ये जो वैल्यू आई ये h है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू h। तो h/3 आपका आएगा a/2√3, तो दैट इज सी पार्ट। किसी भी साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड ए हो, अब इसका अगर एरिया भी पूछा जाता, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर पूछा जाता तो 1/2 a इंटू एच, और 1/2 a इंटू एच कितना आया है? a√3/2।
तो यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या आता है, ए स्क्वायर रूट 3/4, ए स्क्वायर रूट 3/4, ए स्क्वायर रूट 3/4। क्लियर है? The center of gravity of an equilateral triangle with each side A from the base is at a distance of a by 2 root 3 and the area of equilateral triangle is a square root 3/4, a square root 3/4। अगला, the center of gravity of semicircle, semicircle ऐसे semicircle बना लो एकदम, semicircle lies as a distance of from the base से measured along the vertical axis। तो अगर आपको याद हो तो सेमी सर्किल का हम बता चुके हैं, ये डिस्टेंस होता है, वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो होता है 4r/3π, 4r/3π। तो क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्वेश्चन क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्किल, ये क्या है, सेमी सर्किल, आधा सर्किल, सेमी सर्किल lies at a distance of 4r/3π from the base measured along the vertical axis, measured along the vertical axis। क्लियर हो गया, 4r/3π। अगला क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर सॉलिड कोन, एक ऐसे सॉलिड कोन है, ठीक है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, अब ये सॉलिड कोन है तो हमें पता है कि यहां से अगर देखें तो इस सेंटर से, इसके सेंटर से यहां अगर सेंटर, तो यहां से सॉलिड कोन की डिस्टेंस आती है h/4। अगर यही आपका हॉलो कोन हो तो h/3, हॉलो कोन में क्या आता है h/3। सॉलिड कोन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ h/4 फ्रॉम इट्स बेस मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। h क्या, हाइट ऑफ द कोन, फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम इट्स बेस, बेस से, और अगर यही अपेक्स से पूछ लिया जाए आंसर, बेस के बजाय यहाँ अपेक्स डाल दे तो अपेक्स डालने का मतलब 3h/4 हो जाएगा। अपेक्स से आंसर क्या हो जाएगा, 3h/4। अपेक्स से आंसर बदल जाएंगे, तो अपेक्स से आपका आ जाएगा 3h/4। खैर बेस से पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं। कितने क्वेश्चन है इसमें, 14 क्वेश्चन, ओके। तो अपेक्स से पूछा गया है, अपेक्स से पूछा जाता तो आपका क्या होता, अपेक्स से आता आपका 3h/4। हॉलो कोन की बात करें तो h/3 होगा, हॉलो कोन की बात करें तो क्या होगा, h/3 फ्रॉम द बेस। ये सब चीजें एकदम क्लियर रखिएगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल लाइज एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइट एंगल ट्रायंगल का ज्योमेट्रिकल सेंटर पर नहीं बोल सकते, हाँ सेंट्रॉइड जरूर बोल सकते हैं। सेंट्रॉइड हमेशा क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका डेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड पर भी डिपेंड करेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बोल सकते हम, सेंट्रॉइड जरूर बोल सकते हैं। अगर इसी में एकदम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते इसलिए इनकरेक्ट है। हाँ कि कुछ कंडीशन हो, यूनिफॉर्म होमोजीनियस मटेरियल हो, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड हो, तो आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर पर करेक्ट है। पर यहाँ पर कंडीशंस नहीं दिए तो हम ऐसा आंसर नहीं कर सकते। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल लाइज एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑलवेज सही नहीं है। सेंट्रॉइड वर्ड आता तो हम इसको 100% करेक्ट मानते, इसलिए ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाता फॉर होमोजीनियस मटेरियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, तब आपका सही होता है 100%, तब करेक्ट बोलते। क्लियर है, तो ये हो गया इनकरेक्ट। अगला, मैच द करेक्ट आंसर फ्रॉम ग्रुप बी टू द स्टेटमेंट गिवन इन ग्रुप ए। ग्रुप ए से ग्रुप बी को मिलाइए, मैच कराइए। ऐसे में हमारा मतलब जहां तक ऑब्जर्वेशन अभी तक रहा है, आप बी से ए को मिलाएं, ए से बी को नहीं, बी से ए को मिलाएंगे, थोड़ा जल्दी कर ले जाएंगे। करने को तो खैर आंसर आप कहीं भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन समय की बात है तो समय के हम आपको यही प्रेफरेंस देंगे कि आप बी से ए को मिलाइए, ना कि ए से बी को मिलाइए।
हमेशा बी से ए को मिलाने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब लोग। मैच द करेक्ट आंसर फ्रॉम ग्रुप बी टू द स्टेटमेंट गिवन इन ग्रुप ए। ग्रुप ए से बी को मिलाएं। इज एट इट्स सेंटर, तो सेंटर की बात होती है या तो स्फीयर या तो सर्किल दिमाग में आएगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्किल, ये हो गया मैच। आपका पहला आंसर मैच कर गया। इज एट इट्स सेंटर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्किल। इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल की बात करें तो या तो स्क्वायर होगा या तो आपका रेक्टेंगल होगा। यहाँ रेक्टेंगल है, यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल है। इज 4r/3 तो सेमी सर्किल की बात कर रहा होगा। 4r/3 सेमी सर्किल या क्वार्टर सर्किल along the vertical radius के along 4r/3 h/4 from its base along the wall। तो कोण की बात कर रहा है, राइट सर्कुलर कोण की बात कर रहा है, राइट सर्कुलर कोण की बात कर रहा है। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ट्रायंगल, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस क्या हो गया, ट्रायंगल। और 3r/8, 3r/8 क्या होगा, ये होगा हेमिस्फेयर, ये आपका क्या होगा, हेमिस्फेयर। तो यहां से सारी चीजें मैच कर गई। 3r/8 जो होता है वो क्या होता है, हेमिस्फेयर का। तो फर्स्ट का जो आंसर आया वो क्या आया, बी, फर्स्ट का बी। सेकंड का जो, अब मिलाने में भी थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत जल्दबाजी नहीं। सेकंड का ई, थर्ड का ए, फोर्थ का सी, 5 का एफ और 6 का डी। तो बी ई ए, बी ई ए, सी एफ डी, सी पार्ट, बी ई ए सी एफ डी, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट सॉरी, आंसर कौन हो गया, सी पार्ट। क्लियर हो गया ना सब लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। आप ध्यान से पढ़िए, एट इट्स सेंटर तो हो गया सर्किल, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल वो हो गया रेक्टेंगल्स, 4r/3 सेमी सर्किल या क्वार्टर सर्किल की बात कर रहा होगा। h/4 किसका, राइट सर्कुलर कोन का। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन की बात करें तो ये होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल। 3r/8 जो होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमिस्फेयर। क्लियर, तो बी ई ए सी एफ डी। अगला क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्वाड्रेंट सर्किल, क्वाड्रेंट मतलब क्या हुआ, क्वार्टर सर्किल। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्वार्टर सर्किल आपको पता है यहाँ पर होता है, जो इसके बीचों बीच, और यहाँ या यहाँ से ये डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस भी होती है 4r/3 और ये डिस्टेंस भी होती है 4r/3। ठीक है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्वाड्रेंट सर्किल लाइज अलोंग द सेंट्रल रेडियस। अब देखिए इसमें क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया कि ये 4r/3 बताओ, ये 4r/3, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये भी 4r/3, ये भी 4r/3, लेकिन ये पूछा ये है कि सेंट्रल रेडियस के अलोंग ये डिस्टेंस क्या होगी। पढ़िए क्वेश्चन को फिर से, सेंट्रल रेडियस ये है और इससे ये डिस्टेंस क्या होगी, ये पूछा गया है। फिर से पढ़ते हैं, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल लाइज अलोंग इट्स सेंट्रल रेडियस। सेंट्रल रेडियस तो यही होगा ना, बीचों बीच का रेडियस तो यही होगा। रेडियस ये भी है, रेडियस ये भी है, पर ये सेंट्रल रेडियस है। एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो ये डिस्टेंस सेंट्रल रेडियस पर कितना डिस्टेंस होगा, तो ये होगा 4r/3 √2, √2। आप खुद सोचिए, ये 4r/3, ये 4r/3, तो ये डिस्टेंस होगा 4r/3 √2, 4r/3 √2। तो सेंट्रल रेडियस आपका, सेंट्रल रेडियस ये है, इस पर जो आया ये आया 4r/3 √2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.6 आ रहेगा, 0.6 आ रहा है। 60% पर जाकर सेंट्रॉइड होगा, यहाँ पर सेंट्रल रेडियस पर। अच्छा सेंट्रल रेडियस पर क्यों होगा, इसके अबाउट ये सिमेट्रिक है, तो इस पर तो होना तय ही है।
इस पर होना इसका तय ही है। तो यहाँ पर आपका 60% ऑफ रेडियस 0.6 आर। अगर यहां से पूछे तो 0.1 आर, अगर यहां से पूछे तो क्या होगा 0.1 आर। 60% सेंट्रल से होगा और 0.1 आर आपका कहां से होगा, टेंजेंट सरफेस पेरीफेरी से होगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है आप सब लोग को? अगला क्वेश्चन आगे हम सब लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्लियर, ये थोड़ा ध्यान रखिए। 4r/3π 4r/3π हमेशा रट के नहीं चलना है, हमें ये रटना है 4r/3π पूछा क्या गया है। 4r/3π x होता है, 4r/3π y होता है, पर यहाँ एक्स वाई पूछने करके ये डिस्टेंस पूछा है भाई, सेंट्रल रेडियस से डिस्टेंस पूछा है, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो 0.6 आ रहा आएगा आपका, कितना आएगा 0.6 आर। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इसमें पूछा कुछ नहीं है, डरावना केवल है, केवल आपको भयभीत करने के लिए क्वेश्चन आया। A circular hole of 50 mm diameter, circular hole of 50 mm diameter is cut out from a circular disc of 100 mm diameter। मतलब इस सर्कुलर डिस्क का डायमीटर क्या है 100 mm, और इससे 50 mm डायमीटर का एक सर्कुलर होल कट कर लिया गया। A circular hole of 50 mm diameter is cut out from a circular disc of 100 mm diameter as shown in the figure। The center of gravity of the section पहली बात, अब इस पे देखिए क्या क्या आप सोच पा रहे हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग हटके कर लेते हैं। ये आपका सर्कल है, यहां पर आपने एक मटेरियल ऐसे कट कर दिया, इतना भी बचा हुआ है, इतना आपका भी बचा हुआ है। ठीक है, अगर कंप्लीट रेडियस मान लीजिए आर हो, तो इसका रेडियस जो आएगा, इसका जो रेडियस आएगा वो आपका r/2 आएगा। अब क्वेश्चन ये कि कहां होगा, तो पहली बात हम इस पे सिमेट्रिक एक्सिस ढूंढने की कोशिश करते हैं। भाई ये सिमेट्रिक एक्सिस है, आप बताओ। अब ये मटेरियल इसमें से इतना गायब हो चुका है, तब भी ये सिमेट्रिक है, और अगर ये सिमेट्रिक है तो इस पर सेंट्रॉइड होगा, ये तय बात है। अगर ये सिमेट्रिक एक्सिस है तो इस पर सेंट्रॉइड होगा, इसमें कोई रोक भी नहीं सकता। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि अगर पूरा होता तो यहां सेंट्रॉइड होता, यहां तब होता जब कंप्लीट सर्किल होती, कंप्लीट सर्किल होने पर यहां पर सेंट्रॉइड होता। थोड़ा सा मटेरियल यहां का हटा लिया गया है, जहां से मटेरियल हटेगा दूसरा हैवियर साइड की तरफ सेंट्रॉइड बढ़ जाएगा। तो क्या अब सेंट्रॉइड इसी लाइन पर इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यही सेंट्रॉइड होगा। तो अब आप बताइए, पहले सेंटर पर होता जब पूरा मटेरियल फिल होता, तब आप कहते सर्किल का रेडियस, मतलब सर्किल का सेंट्रॉइड सेंटर पर होता, पर इतना मटेरियल चला गया तो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और यहां पर सेंट्रॉइड होगा कि नहीं। तो ऑप्शन यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वो सब गुड़ा भाग छोड़िए। यहाँ पर क्या आता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन इन बिटवीन ओए, इन बिटवीन ओए, तो क्या है इन द शेडेड एरिया। सही है, शेडेड एरिया में ही होगा सेंट्रॉइड, शेडेड एरिया इन द होल, होल में नहीं भाई, ऊपर ऊपर तब होता जब फुल सर्किल होता, और क्या नन, तो शेडेड एरिया पर आंसर हो चुका है, शेडेड एरिया में होगा, ये आंसर हो चुका है, इसमें कोई नई बात है नहीं आंसर। लेकिन थोड़ा सा और बात कर लेते कि कहां पर, इसमें कहां पर। तो देखिए कहां वर्ड बोलना ये बहुत गलत है, लेकिन आपको सबसे पहले रेफरेंस एक्सिस मानना पड़ेगा। मान लीजिए कि यहां पर आपने इसको x मान लिया और सेंट्रॉइड से इसको y मान लिया, इसको क्या मान लिया y। तो यहां पर श्योर है कि y बार जो होगा वो 0 आएगा, और
ये भी श्योर है कि एक्स एक्सिस पर सेंट्रॉइड होगा, centroid will lie on the x axis and the coordinate of x क्या होगा, ये भी श्योर है कि निगेटिव आएगा। अब देखते हैं कैसे आएगा। तो x बार के लिए आप क्या करोगे, a1 x1 प्लस a2 x2, तो 1 हमने माना। अब इसी को अगर देखें तो एक कंप्लीट सर्किल माइनस एक छोटा सर्किल, एक कंप्लीट सर्किल 1 माइनस एक छोटा सर्किल 2, यही तो इसके केवल है। तो a1 होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर कंप्लीट सर्किल का, और इसका सेंट्रॉइड होगा 0 पर। इसके हिसाब से अगर पूरे सर्किल का माने, पूरे सर्किल का, तो इसका सेंट्रॉइड क्या होगा 0 प्लस, अब एरिया यहां पे होगा माइनस पाई आर स्क्वायर, आर बाई 2 का होल स्क्वायर। छोटे वाले का एरिया होगा पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर, और उसका सेंट्रॉइड जो होगा वो क्या होगा, आर बाई 2। भाई इस छोटे वाले का अगर हम यहां से सेंट्रॉइड देखें, यहां से सेंट्रॉइड, ओरिजिन तो यही है ना, पूरे का ओरिजिन सेंट्रॉइड 0, पर इस छोटे वाले का तो आर बाई 2 है ना, और छोटे वाले का एरिया माइनस क्यों ले, क्योंकि हटाया गया है, और माइनस कितना होगा, पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसे आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए फिर से ध्यान से, a1 x1 ओरिजिन से ही पूछा जा रहा है, a1 x1 a1 x1 a1 x1, तो a1 तो पाई आर स्क्वायर कंप्लीट हो गया, x1 जब कंप्लीट सर्किल होगा तो ओरिजिन पर ही होगा। माइनस क्यों किया गया, क्योंकि एरिया रिड्यूस हुआ है, तो माइनस पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू आर बाई 2 इंटू आर बाई 2, और नीचे आ गया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर, ये 0 हो गया। तो यहां से क्या आएगा, माइनस पाई काट ही दो, नहीं लिख लो एक बार, पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू आर बाई 2, और नीचे होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो यहां से अगर आप देखें तो ये आएगा माइनस आर क्यूब बाई 8, पाई हटा दो, और नीचे आएगा आर स्क्वायर, तो ये होगा 3 आर स्क्वायर बाई 4। तो फाइनली जो आने वाला है आर, ये कट जाएगा नीचे 6, तो माइनस आर बाई 6 आएगा, माइनस आर बाई 6। तो अब जो ये सेंट्रॉइड होगा, इसका कोऑर्डिनेट जो होगा सेंट्रॉइड का, ये होगा माइनस आर बाई 6 कॉमा 0, माइनस आर बाई 6 कॉमा 0। एक्स बार का मान जो आया वो क्या आया, वो आया माइनस आर बाई 6, और माइनस आना ही था, पहले भी हमें तय था कि माइनस तो आना ही है। अब यहाँ इस वाले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में आर का मान 50 है, भाई ये वाला रेडियस क्या है 50 है, तो इसका सेंट्रॉइड जो होगा, उसका सेंट्रॉइड जो होगा एक्स बार कॉमा वाई बार, ये आएगा माइनस 50 बाई 6 कॉमा 0 क्या mm। तो एक्स बार कॉमा वाई बार यहाँ पे आएगा माइनस 25 बाई 3 कॉमा 0 mm। एक्स बार कॉमा वाई बार जो आएगा वो आएगा माइनस 8.3333 कॉमा 0 mm। तो यहीं पर तो कहीं होगा माइनस 8.33 कॉमा 0 mm। अब यहां से भी ध्यान दीजिए, इसके मिड से और पहले ही होगा, एग्जैक्टली मिड नहीं होगा, यहां इधर ही नहीं कि इतना शिफ्ट होके बीचों बीच चला जाए, नहीं, कहां जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट होगा, बस थोड़ा सा शिफ्ट होगा, उसके मिडिल से पहले होगा, उसके मिडिल से, मतलब आप यहाँ कह सकते हैं कि -25 से तो कम भी होगा, ये भी गारंटी है। ये सब ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं ना, जब वैल्यू आती है, मान लो वैल्यू आते ही -8 -32 -25 -50,
तो आप कहते नहीं -25 से कम ही होगा, ठीक है। ये भी नहीं कि शिफ्ट होके एकदम आधे हाथ पर चला जाए, नहीं, थोड़ा और पहले। खैर कैलकुलेशन से भी क्लियर है, -r/6। अगर आपको जनरलाइज याद मतलब करना, याद मेमोराइज करना ही है तो कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, याद करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया ये सब। तो आपका आ गया -r/6। आगे बढ़े, चलो भाई। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रॉड, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रॉड, इट्स वन एंड, अबाउट इट्स वन एंड, ये इसके अबाउट बताना है। द मास मूवमेंट ऑफ द सेम एंड अबाउट मिड पॉइंट। तो आप बताइए मिड पॉइंट के अबाउट अभी आपको बताया था ml²/12। मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रॉड अबाउट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के अबाउट आया था ml²/12, where m is the mass of rod and l is the length of the rod. तो the mass moment of inertia of a thin rod about its middle axis, about its middle axis, ये आता है ml²/12। और इसके अबाउट आपको बताना है, तो कितना आसान है इसके अबाउट बताने के लिए। ये नॉन सेंट्रोइडल है, नॉन सेंट्रोइडल होगा ml²/12 प्लस m और बीच की दूरी क्या है l/2, तो l/2 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा ml²/3। तो इसके अबाउट आ गया ml²/3। तो ये क्या होगा, ये आई डैश जो होगा वो आई के अबाउट, आई डैश अपान आई निकालोगे तो आएगा ml²/3 डिवाइड बाई ml²/12, तो ये आएगा 4 टाइम्स। तो ये इसका क्या है 4 टाइम्स है। द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड अबाउट इट्स वन एंड, about its one end is 4 times, is क्या है 4 times the mass moment of inertia of thin rod about its one end is 4 times the mass moment of inertia of the same rod about its mid मिड पॉइंट के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा किसी भी रॉड का, थिन रॉड का, इसके अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसका 4 गुना इस कॉर्नर के अबाउट होगा। उसका 4 टाइम्स क्या होगा कॉर्नर के अबाउट, किसी एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिड वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 4 गुना होता है। ये होता है ml²/12 और ये होता है ml²/3। तो अगर इसके अबाउट दिया है कि 9 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो इसके अबाउट होगा 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 4 टाइम्स होता है, ध्यान रखिएगा। ये इसका 4 टाइम्स होता है और ये इसका 1/4 होता है। ये इसका क्या होता है 1/4 होता है। एक 4 टाइम्स तो दूसरा 1/4। क्लियर हो गया ना सब लोग को, एकदम याद रखिएगा, ये सब बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। क्या होगा 4 टाइम्स मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया of thin rod about its one end is the 4 times of the mass moment of inertia of the same rod about its mid point. अगला क्वेश्चन, the moment of inertia of a square side a about its diagonal। एक कोई आपका स्क्वायर है जिसका साइड ए है, इसके डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो इसके डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको हम प्रूव करा चुके हैं, a⁴/12 होगा, a⁴/12 होगा। थोड़ा इस पे और भी बातें कर लेते हैं डिटेल में। एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड ए है, इसके अबाउट अगर पूछा है तो a⁴/12, ठीक है, ये भी साइड ए है।
इसके अबाउट अगर पूछा जाए तो इसके अबाउट भी a टू द पावर 4/12। अगर डायगोनल के अबाउट पूछा जाए तो ये भी a टू द पावर 4/12 प्रूफ करा चुके हैं ये सब। अब किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारा एक बेस के अबाउट बताओ। इस बेस के अबाउट बताओ, इसके अबाउट बताओ। इसके अबाउट जो होगा, चूंकि नॉन सेंट्रोइडल है, तो पहले a टू द पावर 4/12 और ये बीच की दूरी क्या होगी, a होगी कि a/2, a/2। तो ये जो होगा वो क्या होगा, a टू द पावर 4/12 प्लस a स्क्वायर, मतलब एरिया है, a स्क्वायर एरिया है, और फिर a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आएगा a टू द पावर 4/12 प्लस a टू द पावर 4/4। तो यहां से क्या आएगा, a टू द पावर 4/3। तो ध्यान रखिएगा, इस साइड के अबाउट अगर पूछा जाए तो इसके अबाउट आएगा a टू द पावर 4/3। इसके अबाउट आएगा a टू द पावर 4/3। ऐसे इस साइड के अबाउट भी पूछे, इस साइड के अबाउट भी पूछे, तब भी आएगा a टू द पावर 4/3। क्लियर? तो आप ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर में अगर किसी साइड के अबाउट पूछता है तो a टू द पावर 4/3, अगर इसके अबाउट पूछता है तो a टू द पावर 4/12, अगर डायगोनल के अबाउट पूछता है तो a टू द पावर 4/12। ठीक है, साइड के अबाउट a टू द पावर 4 क्या हो गया 3, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट a टू द पावर 4/12 और डायगोनल एक्सिस के अबाउट a टू द पावर 4/12। क्लियर हो गया ना सब कुछ? ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। ऐसे इसमें भी आ सकता है कि ये इसका क्या होगा, 4 टाइम्स होगा। ये दोनों सेम सेम होंगे, डायगोनल के अबाउट या सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सेम होगा। डायगोनल या सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सेम होगा। पर सेंट्रोइडल एक्सिस और साइड के अबाउट, तो साइड के अबाउट जो होगा वो सेंट्रोइडल एक्सिस का 4 गुना होगा। साइड के अबाउट जो होगा वो सेंट्रोइडल एक्सिस के क्या होगा, 4 गुना होगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े, सारी चीजें एकदम आसान आसान है, समझते रहिए, कहीं कुछ दिक्कत नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या पूछा गया था, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर साइड ऑफ अ साइड ए, साइड क्या है ए, अबाउट इट्स डायगोनल, तो अबाउट इट्स डायगोनल क्या आएगा, a टू द पावर 4/12। अगला, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन। ठीक है, बेस क्या है b, बेस b एंड हाइट h, बेस b है, हाइट h, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पैरेलल टू द बेस। तो इसके पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पैरेलल टू द बेस, तो ये आता है bh³/36, bh³/36। तो ट्रायंगल का भी आप पूरा डिटेल में कर लीजिए, एक बार सारी चीजें समझ लीजिए। ट्रायंगल का भी, अगर ये ट्रायंगल है, ये बेस b है, हाइट h है, हाइट क्या है h, तो सेंट्रॉइड जो होगा, पहला क्वेश्चन तो यही, सेंट्रॉइड जो होगा वो h/3 दूरी पर होगा, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो bh³/36, बेस के और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो bh³/12। ये हम प्रूव करा चुके हैं, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये डिस्टेंस होगी h/3
ये डिस्टेंस होगी 2h/3। तो इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो होगा, जो बेस के पैरेलल है, वो bh³/36। बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा bh³/12। बेस के अबाउट होगा bh³/12 और बेस के अबाउट bh³/12 और सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट bh³/13। अब एक क्वेश्चन बताइएगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ये क्वेश्चन आपको हमने थ्योरी सेशन में भी पूछा था, अब बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके अबाउट जो होगा वो क्या होगा, सेंट्रोइडल तो होगा ही होगा, bh³/36 तो होगा ही होगा, सेंट्रोइडल प्लस एरिया इंटू बीच की दूरी स्क्वायर। तो एरिया क्या है, b इंटू एच, हाफ b इंटू एच, और बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी अगर देखें तो 2h/3 का होल स्क्वायर, यही तो होगा आपका। तो यहां से ये वैल्यू जो आएगी, ये वैल्यू आएगी bh³/36 प्लस bh³ और यहाँ 2 बचेगा बाई 9। भाई 2 एक कट गया, एक 2 बचेगा, और यहाँ पे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, bh³ बाई, अगर आया 36 8 तो ये bh³/4 आएगा, bh³/4। तो एक बात एकदम क्लियर कर लीजिए कि इसके अबाउट bh³/36, इसके अबाउट bh³/12, तो इसके अबाउट bh³/4 होता है, bh³/4। ठीक है, फिर से इसको एक अलग वो प्रूफ करने के लिए था, अब आपको एकदम ऐसे अलग लिखा दे रहे हैं, लिखना भी जरूरी है। दिस इज b and this is h/3 and this is 2h/3। इसके अबाउट आएगा, पहले सेंट्रोइडल के अबाउट ही हमेशा लिखा करिए, bh³/36। इसके अबाउट आएगा bh³/12, इसके अबाउट आएगा bh³/4। अगर हम इसको x मान लें तो ये होगा 9x, ये होगा 3x। ठीक है, अगर इसको x मान लें तो ये 9x और ये 3x। तो इन दोनों का रेशियो अगर ये देखें तो ये क्या होगा, 9 टाइम्स, ये होगा 3 टाइम्स, और अगर यहां से यहां जाएं तो ये भी क्या होगा, 3 टाइम्स। अपेक्स से होकर जाने वाली जो लाइन है वो सेंट्रोइडल का 9 टाइम्स होता है, सेंट्रोइडल का 9 टाइम्स। बेस के अबाउट जो होता है वो सेंट्रोइडल का 3 टाइम्स। सबसे छोटा कौन है, सेंट्रोइडल। सबसे छोटा कौन है, सेंट्रोइडल। तो बेस के अबाउट जो होता है वो आपका सेंट्रोइडल के अबाउट क्या होता है, 3 टाइम्स होता है। जो अपेक्स से होता है वो आपका सेंट्रोइडल के अबाउट 9 टाइम्स होता है, और जो अपेक्स से होता है वो बेस के अबाउट का 3 टाइम्स होता है। अब कौन अपान कौन पूछा गया है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये आप जानिए। आप इसको क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, एक होता bh³/12, एक होता bh³/36 और एक होता bh³/4। 36, 12 और 4 ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा अपेक्स के अबाउट जो बेस के पैरेलल लाइन है उसके अबाउट होता है, क्योंकि उससे मास ज्यादातर दूर ही रहता है। तो ये अगर ऐसे देखा जाए तो इसमें क्या है, इससे हैवियर मास सबसे दूर है। अगर यही आप बेस के अबाउट देखें तो बेस के अबाउट हैवियर वाला मास तो पास ही है ना, इसमें हैवियर मास, तो ये मोर, ये आपका मोर होगा, और ये क्या होगा, लेस। मास डिस्ट्रीब्यूशन पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, किस पर, मास डिस्ट्रीब्यूशन पर भी। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हो ही गया था, इसमें क्या दिक्कत है, bh³/36, 12 नहीं, सेंट्रोइडल के अबाउट 36। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगल
base B, height h, about an axis passing through its vertex, about an axis passing through its vertex पैरेलल टू द बेस, तो ये होता है बी एच क्यूब बाई 4, ये होता है बी एच क्यूब बाई 36, ये होता है बी एच क्यूब बाई 12। अब जो पूछे अब देखते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर सेक्शन, बेस बी, हाइट h about an axis passing through the vertex parallel to the base is पता नहीं कितना गुना passing through the centroid of and parallel to the base। तो सेंट्रोइडल की तुलना में ये क्या होता है, 9 टाइम्स होता है, इसकी तुलना में क्या होता है 9 टाइम्स। पूछा किसके गुना में, तो पूछा गया इसके सापेक्षी, पूछा किसके, पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पैरेलल टू द बेस, तो इसके कितने गुना ये होता है, इसका क्या होता है 9 टाइम्स होता है। वर्टेक्स के अबाउट जो एक्सिस पास कर रही है वो सेंट्रोइडल के अबाउट पास करने वाले एक्सिस का 9 टाइम्स होता है। ये अभी अभी हमने आपको बताया कि ये क्या होगा 9 टाइम्स। ये अगर बेस के अबाउट पूछा होगा 3 टाइम्स आंसर हो जाता है। तो थोड़ा आपको ये ध्यान देना है किसके अबाउट पूछा गया और किसके सापेक्ष पूछा गया, किसके अबाउट पूछा गया और किसके सापेक्ष, किसके रिलेटिव में पूछा गया। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जानना, ठीक है, किसके सापेक्ष पूछा गया ये भी आपको बताना पड़ेगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर मास m, स्फीयर है भाई, स्फीयर मास m रेडियस r अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू इट, अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको खुशियां ला देंगे जिंदगी में, ध्यान रखिएगा। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसके टेंजेंट ऐसे एक लाइन खींचे, इसके अबाउट पूछा गया, क्या इसके पैरेलल सेंट्रॉइड से कोई लाइन जा सकती है, तो कोई भी करो। इसके अबाउट तो हमें पता है ना 2/5 mr², सेंट्रॉइड के अबाउट तो 2/5 mr² होता है, 2/5 mr² लगा के चले आए, गलत हो गया। नहीं, पूछा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर मास m, मास जो है वो क्या है m है, अलग से कर लीजिए कोई दिक्कत थोड़ा। अब ये स्फीयर है, इसके किसी भी डायगोनल के अबाउट आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको पता है 2/5 mr², लेकिन ये क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन है स्फीयर से टच करती हुई कोई एक लाइन जा रही है, स्फीयर से टच करती हुई कोई एक लाइन जा रही है, उसके अबाउट, इसके अबाउट बताना है। तो इसके पैरेलल हम एक लाइन, हमारे पास क्या है, दो ही टूल है, पैरेलल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इसके अबाउट तो मालूम है ना, पैरेलल, इसके पैरेलल 2/5 mr², और ये दूरी कितनी होगी r, टेंजेंट है तो r ही तो दूरी होगी। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आसान है, लेकिन नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि गलती आप ध्यान नहीं देते। 2/5 mr² सेंट्रोइडल तो होगा ही होगा, प्लस m इंटू बीच की दूरी, बीच की दूरी mr² है कि नहीं, तो ये कुल मिला के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/5 mr²। क्या आ जाएगा 7/5 mr²। क्या हो जाएगा ये 7/5 mr²। तो टेंजेंट के अबाउट अगर पूछा जाए तो 7/5 mr², पर अगर सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट पूछा जाए तो 2/5 mr²। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था, ये आएगा 7/5 mr², mr² इसमें ऐड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए क्या लिखा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, मास m रेडियस r अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू इट, इसके टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट, तो ये आएगा 7/5 mr²। कितना आएगा आंसर 7/5 mr², क्योंकि टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट पूछा गया। अगर ये सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट पूछा जाए तो आपका क्या होगा 2/5 mr²। क्लियर हो गया, चलिए इसको भी ध्यान से पढ़िए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड कोन,
मास m, सॉलिड कौन है, मास m है, एंड बेस रेडियस इज r, बेस रेडियस आपका क्या है, ये r है, ठीक है। अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, तो आपको हमने ध्यान से बताया होगा कि इसके अबाउट वर्टिकल एक्सिस के अबाउट 3/10 mr स्क्वायर होता है। 3/10 क्या होता है, mr स्क्वायर, तो क्या हो गया 3/10 mr स्क्वायर। क्लियर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड कोन, ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने सारी चीजें आपको डिटेल में 1/1 करके बता दिया है। स्फेयर में भी बात आए तो हर बार 2/5 mr स्क्वायर मत रटिए। हाँ, ज्यादातर कोन के केस में क्या होता है कि कोन के केस में आपका 3/10 mr स्क्वायर ही आज तक पूछा गया है, कुछ नया इसमें नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस एक्सिस के अबाउट पूछा गया है, जिस एक्सिस से मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर होगा, जिस एक्सिस से मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, दूर होगा, वो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा। ये सारी बातें हमने आपको बताई। ट्रायंगल में अपेक्स के अबाउट जो बेस के पैरेलल है लाइन, उसका अबाउट अलग होगा, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट अलग होगा, और बेस के एक्सिस के अबाउट अलग होगा। अगर यही आपका स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में डायगोनल के अबाउट अलग होगा, स्क्वायर में डायगोनल के अबाउट अलग क्वेश्चन है, और बेस के अबाउट अलग है, और सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट अलग है। सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट a⁴/12, डायगोनल एक्सिस के अबाउट भी a⁴/12, बेस के अबाउट बात करेंगे तो बेस के अबाउट a⁴/3 आता है, ठीक है। कुछ हमने आपको डेरिवेशन भी करा दी, कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर भी करा दिए। तो आप इसमें कोन के अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन, मास m, मास जो है वो m है, एंड बेस रेडियस इज r, तो यहाँ का रेडियस नहीं, बेस रेडियस इज r, हर बार बेस रेडियस के अबाउट बताना है, ध्यान रखिएगा। अब इसी में कोन में भी कई तरीके के क्वेश्चन, अब जैसे आपको सॉलिड सर्कुलर कोन दिया गया, सॉलिड, अब अगर ये सॉलिड है तो आपको ये पता है कि यहां से ये क्या होगा, h/4 दूरी पर सेंट्रॉइड होगा। इसी में मान लीजिए कि h डैश हाइट का एक कट कर लिया गया, हमने आपका h डैश हाइट का कट, तो ये बचेगा कितना, ये ऐसे तो बचेगा। अब आप बताओ, अब इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, फुल होता तो h/4 पर होता, अब यहां से कट गया है, निकल गया है, तो आप बताइए ये जो है ये क्या है, ये फुल माइनस छोटा है, फुल माइनस छोटा है कि नहीं, फुल माइनस छोटा, फुल का वॉल्यूम आपको मालूम है, तो यहां पर अगर हम देखें तो वाई बार जो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम 1 इंटू y1 माइनस वॉल्यूम 2 इंटू y2 अपान वॉल्यूम 1 माइनस वॉल्यूम 2, और वॉल्यूम 1 जो होगा, वॉल्यूम 1 जो होगा वो 1/3 पाई r स्क्वायर h, और y1 जो होगा वो h/4। अगर पूरे का हम देखें और इसका रेडियस ये r हो, हाइट h हो, तो आप क्या कहोगे, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h इंटू h/4। वॉल्यूम 2 की बात करेंगे तो माइनस 1/3 पाई r डैश स्क्वायर इंटू h डैश, r डैश स्क्वायर इंटू r डैश स्क्वायर इंटू h डैश इंटू इसके सेंट्रॉइड की डिस्टेंस, इसके सेंट्रॉइड की डिस्टेंस, जब यहां से कट हुआ तो इसके सेंट्रॉइड की डिस्टेंस, इसके सेंट्रॉइड की बचे हुए प्लस, ये मान लो हाइट अभी बचा हुआ x, बचा हुआ अगर x है तो ये क्या होगा, इसका डिस्टेंस x प्लस h डैश बाई 4, x प्लस h डैश बाई 4, और नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h माइनस 1/3 पाई r डैश का स्क्वायर इंटू h डैश। देखिए
अगर कोई आपका फुल कोन है तो उसका h/4 मालूम है, इसमें से एक ऊपर का कोन कट कर, अब इसका सेंट्रोइड बताना है। इसके सेंट्रोइड के लिए कुछ कठिनाई नहीं है, अभी हाइट h बचा हुआ x और जो काटा गया है वो आपका h डैश। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि x प्लस h डैश इक्वल टू h, ये भी कह सकते हैं x प्लस h डैश इक्वल टू h। भाई x है और h डैश और ऐड कर दो तो h आ जाएगा। जितने भी रिलेशंस आपको अच्छे से समझ में आए उतना ही बेहतर है। तो x प्लस h डैश इक्वल टू क्या आ गया h। तो सेंट्रॉइड जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h इंटू h/4 माइनस 1/3 पाई आर डैश स्क्वायर इंटू h डैश इंटू x प्लस h डैश बाई 4 और नीचे आपका हो गया। तो आप सॉल्व कर लेंगे फिर आपको सेंट्रॉइड मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आप सब लोग रेगुलर क्लास करें। नेक्स्ट लेक्चर से हम सब लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक दो लेक्चर में आपका थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम 3 लेक्चर चलेंगे तो सब कुछ डिटेल में आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड चैप्टर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट शुरू होगा फ्रिक्शन, जिसको हम सब लोग काफी देर तक काफी दिनों तक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मैकेनिक्स आपका आसान तरीके से हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, डिटेल में कराने की कोशिश कर रहे हैं, जनरलाइज अप्रोच कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी रेगुलर क्लास करिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।